जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। साथियों, आज मैं लेके आऊं आपके लिए एक और संभावित पेपर 17वां आरपीएफ का पूरा रिवीजन कराऊंगा। दोस्तों, एक और शानदार रिवीजन लेके आया हूं मैं आपके लिए। अंत तक बने रहना। जो भी मेरे भाई बहन एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जीके जीएस कोई बदलता नहीं, सेम रहता है। तो उन स्टूडेंट के लिए भी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, उसी के बेस्ड पर पूरा पेपर आपके लिए तैयार किया दोस्तों। आज इस क्लास के अंदर हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपको बताना होगा कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए। मेरी सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर करना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, क्लास हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं। कल हमने 365 क्वेश्चंस कवर किए थे, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे 366। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। जो भी मेरे भाई बहन दोस्तों, मैं वापस बोल रहा हूं, एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों जो जीके जीएस आएगी 20 नंबर क्वेश्चंस के, 40 नंबर के, तो उनके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। जीके जीएस बिल्कुल सेम रहता है। तो बिल्कुल मेरे वीरो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू सब टिक करें, बिल्कुल सही जवाब है। साथियों, अब मैं कुछ आपको जवाहरलाल नेहरू जी की कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें बता देता हूं। जवाहरलाल नेहरू जी की तो देखो, पहली पुस्तक आपको ध्यान रखना है इनकी, भारत एक खोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोवियत संघ, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये भी इन्हीं की पुस्तक है दोस्तों, ठीक है। बेफिक्र रहिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? मेरे सभी भाई बहन बताएंगे, यूरो, पाउंड, डॉलर या मार्क। क्या होगा इसका सही जवाब? तो गुरुजी, ब्रिटेन की मुद्रा पूछिए तो हम टिक करेंगे पाउंड। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 368। अंत तक बने रहना है मेरे मित्रों, और आपको कमेंट करना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, क्या आपकी तैयारी चल रही है, वो सब आपको कमेंट करके बताना अंत में। आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक किस वर्ष में शुरू हुई थी? यह आपके आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन कहीं से नहीं बनाया, आपके आरपीएफ कांस्टेबल में ही पूछा गया है 2019 वाले पेपर में। 1936 में, 1928 में, 1988 में और 1972 में। बताइए दोस्तों, जब भी ओलंपिक खेलों की बात होती है दोस्तों, मैं आपको यहां से पूरे क्वेश्चन बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाला तो हूं नहीं मैं, ठीक है। फिर आप बोलना मत कि गुरुजी थ्योरी करा रहे हैं, मैं पूरे वही फैक्ट बताऊंगा जो एग्जाम में पूछेंगे। तो चलिए बताना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर टिक करूंगा, आधुनिक खेल ओलंपिक में महिला जिम्नास्टिक में किस वर्ष शुरू हुए थे दोस्तों? तो ध्यान रखना 1928 में दोस्तों। किस वर्ष में शुरू हुए थे? 1928 में दोस्तों। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे दोस्तों, ठीक है। लिख लो यहाँ पे, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लिया था महिलाओं ने, ठीक है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, यहां पे ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों ध्यान रखना 1900 ईस्वी में दोस्तों, 1900 ईस्वी में 1900 में दोस्तों महिलाओं ने भाग लिया था दोस्तों पेरिस में। पेरिस में जो जिम्नास्टिक खेल हुए थे दोस्तों, पेरिस में जिम्नास्टिक में भाग लिया था पेरिस में 1900 ईस्वी में। और भारत में बात करें दोस्तों तो ध्यान रखना 2016 में जो रियो ओलंपिक हुए थे ना दोस्तों, 2016 में जो रियो ओलंपिक, 2016 में रियो ओलंपिक जो हुए थे, रियो ओलंपिक 2016 में जो रियो ओलंपिक हुए थे, उसमें दोस्तों हमारे दोस्तों आप ध्यान रखना भारतीय महिला थी दीपा कर्मकार, उन्होंने जिम्नास्टिक में भाग लिया था दोस्तों। यहां पर स्पेस कम बच रहा है, थोड़े छोटे छोटे अक्षरों में मैं लिख देता हूं, दीपा कर्माकर, इन्होंने दोस्तों जिम्नास्टिक में भाग लिया था भारत की तरफ से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलो साथियों, बिना समय गंवाए आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, क्वेश्चन 369। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सौरमंडल टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, मंगल ग्रह या बृहस्पति ग्रह? मेरे सभी वीर बताएंगे। तो साथियों मैं इसका आंसर बता देता हूं। हमें पूछा है वो कौन सा ग्रह है जो दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। तो मेरे वीरों आप सभी वीर टिक करना शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह बिल्कुल सही जवाब जाएगा। शुक्र ग्रह की बात करें मेरे वीरों, इसको भोर का तारा कहा जाता है।
एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। इसी को मेरे मित्रों भोर का तारा कहा जाता है। इसी को दोस्तों चमकीला ग्रह कहा जाता है। इसी को मित्रों चमकीला ग्रह कहा जाता है। चमकीला ग्रह कहा जाता है। इसी को दोस्तों पृथ्वी के निकटतम ग्रह कहा जाता है। लिख लो, पृथ्वी के निकटतम ग्रह यही है, पृथ्वी के निकटतम ग्रह, निकटतम ग्रह, पृथ्वी के निकटतम ग्रह। और दोस्तों ये ग्रह दोस्तों सबसे धीमी गति से घूमता है दोस्तों, सबसे धीमी गति घूमता है, सबसे धीमी गति से घूमता है, सबसे धीमी गति से घूमता है, धीमी गति से घूमता है, सबसे धीमी गति से घूमता है, सबसे धीमी गति से घूमता है। और अगर बात करें साथियों तो ध्यान रखना ये ग्रह दोस्तों सबसे गर्म ग्रह, ये सबसे गर्म ग्रह है दोस्तों, सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, ये ग्रह सबसे गर्म ग्रह। और इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है दोस्तों, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ये ध्यान रखना। साथियों स्क्रीनशॉट ले लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है आपको एग्जामिनर, ठीक है। तो शुक्र ग्रह के बारे में ये सारा आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 370। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे वीरों, एक बार अच्छे से पढ़ना। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 110। दोस्तों देखो आर्टिकल का सवाल है दोस्तों, और आर्टिकल का क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो आर्टिकल क्वेश्चन के साथ हमें कोई वो भेदभाव नहीं करना दोस्तों, मैं पूरे आपके लिखवा देता हूं जो भी हैं दोस्तों, ठीक है। देखो आर्टिकल का सवाल है दोस्तों, बाकी मैं ओरली बता देता, तो आर्टिकल है दोस्तों तो मैं आपको लिखवा देता हूं। सबसे पहले हम इसका आंसर टिक करेंगे गुरुजी, इसका आंसर हो जाएगा 108 अनुच्छेद। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान 108 अनुच्छेद के अंदर दिया गया। 105 की बात करें तो संसद की कुछ विशेष शक्तियां, इसमें संसद की विशेष शक्तियां, संसद की विशेष पावर है ना, विशेष पावर, विशेष शक्तियां, संसद की कुछ विशेष शक्तियां दोस्तों, ठीक है, संसद की कुछ विशेष शक्तियां हैं। 117 की बात करें दोस्तों तो इसमें कौन सा दोस्तों बताइए, वित्त विधेयक, क्या ध्यान रखेंगे, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक। और धन विधेयक आपके 110 में है, धन विधेयक। मैं आशा करता हूं कि ये 4 आर्टिकल आपको विधेयक समझ में अच्छे से आए होंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में आपको और बता देता हूं मेरे वीरों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। इससे संबंधित कुछ और आर्टिकल्स देखिए। सबसे पहले 63 आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या पढ़ना है कि आर्टिकल 63 हमें क्या बताता है, उपराष्ट्रपति का पद। दोस्तों ये एक्सपेक्टेड है, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। आर्टिकल 64 में क्या बताता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। मेरे वीडियो स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 168 आर्टिकल क्या बताता है आपको, विधानमंडल। और 169 आर्टिकल आपको क्या बोलता है, विधान परिषद का गठन या समिति, ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 371। गुरप्रीत सिंह सिंधु का संबंध किस खेल से है, टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल या बैडमिंटन। मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखा है दोस्तों। रेलवे का फेवरेट टॉपिक है खेलों से संबंधित प्रश्न, भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है दोस्तों, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। तो बिल्कुल हम बिना देरी करें फुटबॉल टिक करेंगे। गुरुजी फुटबॉल की बात करें तो हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कैसे भूल सकते हैं दोस्तों, रोनाल्डो का संबंध भी ध्यान रखना। रोनाल्डो को सभी बच्चे जानते होंगे, रोनाल्डो, इनका संबंध दोस्तों फुटबॉल से है। लियोन मेसी, लिख लो, रट लो, लियोन मेसी। कुछ इंपोर्टेंट नाम, महत्वपूर्ण प्रसिद्ध नाम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, लियोन मेसी। और दोस्तों ये नाम आपको एग्जाम में भी पूछा है, बाईचुंग भूटिया, लिख लो, बाईचुंग भूटिया, बाईचुंग भूटिया। ये नाम भी बहुत बार पूछा गया एग्जामिनर में कि इनका संबंध किस खेल से रहता है, तो आप लोगों को टिक करना है दोस्तों। जैसे पेले हो गया दोस्तों, इनका संबंध भी आपके फुटबॉल से ही है, ठीक है। और दूसरा काका हो गया दोस्तों। और एक जो नाम लिख रहा हूं, सुनील छेत्री, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, सुनील छेत्री। नाम से ही पता चल रहा है भारत के हैं, सुनील छेत्री, सुनील छेत्री मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है दोस्तों। रट लो, छाप लो, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है सुनील छेत्री, रट लेना। तो ये कुछ इंपोर्टेंट नाम है दोस्तों जो आपको फुटबॉल से संबंधित ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बेफिक्र रहेंगे आप लोग, पूरा रिवीजन करेंगे हम, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन छेड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। करंट अफेयर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है। हाल में ही हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस कहां पर आयोजित हुई है, मेरे सभी वीर बताएंगे। राजगीर में, लखनऊ में, इंदौर में या रांची में। मेरे सभी भाई बहन बताएं, हाल में ही हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस कहां पर आयोजित हुई है,
क्या होने वाला है इसका सही जवाब, मेरे सभी भाई बहन बताएं। तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे रांची टिक कर रहे हैं, झारखंड रांची, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन मेरे वीरों आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 373। एल्यूमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक का कितना है दोस्तों, बताइए। 15, 19, 13 या 17? मेरे सभी वीर बताएंगे। आप सभी को पता होगा दोस्तों, एल्यूमिनियम को हम किससे डिनोट करते हैं, एआई से। एआई से डिनोट करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बताएंगे मेरे सभी भाई बहन क्या होगा इसका सही जवाब। तो गुरुजी इसका हम सही ऑप्शन करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, 19 इसका सही जवाब बिल्कुल हो जाएगा। बड़े साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा, सिंधु, ताप्ती या महानदी? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न के लिए क्या होगा इसका सही जवाब। आपको बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली नदी पूछा दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों, नर्मदा नदी दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। और ये भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है और ये अपनी जल पश्चिम की ओर ले जाती है अरब सागर में दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए मैंने, वापिस रिपीट कर रहा हूँ साथियों। नर्मदा नदी भ्रंश घाटियों से होकर बहती है, इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, ये पश्चिम की ओर अरब सागर में अपना जल ले जाती है। अब इसका जो क्वेश्चन पूछा उसका सही जवाब हम टिक करेंगे महानदी। महानदी की बात, उद्गम की बात करें दोस्तों, ये सिहावा की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों, सिहावा की पहाड़ियां। अब गुरुजी सिहावा की पहाड़ियां कहाँ है दोस्तों? सिहावा की पहाड़ियां लिख लो, सिहावा की पहाड़ियों से निकलती है। चलो मैं अच्छे से लिख देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे गुरुजी आपकी राइटिंग ही समझ में नहीं आ रही है, तो मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, सिहावा की पहाड़ियां, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए दोस्तों, ठीक है। लिख लो यहाँ पे सिहावा की पहाड़ियां। एक मिनट, हमने कलर दूसरा ले लिया है, ठीक है। लिख लो यहाँ पे सिहावा की पहाड़ियां। सिहावा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, सिहावा की पहाड़ियां। गुरुजी ये तो बता दें कि सिहावा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, लेकिन ये इनकी लोकेशन कहाँ है दोस्तों? तो ध्यान रखना, ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। तो ये दोस्तों नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है, यानी कि पूर्व दिशा की ओर ले जाती है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 375 दोस्तों, मेरे से क्या है ना कि एकदम से क्विज फटाफट से कराने का मतलब मजा नहीं आता दोस्तों। फटाफट देखो, मैं अगर आपको क्वेश्चन लाया, उसमें अगर फटाफट से क्विज करा दी दोस्तों, इसमें इतना मजा नहीं आएगा। उस क्विज के साथ वो फैक्ट भी बताएं जो एग्जाम में सीधा छपता है, तो कितना बेनिफिट होगा आपके लिए, सोचिए आप ही, है ना। तो मुझे पढ़ाने में अच्छा तभी मजा आता है कि मैं थोड़ा सा आपके लिए लिखूं कि ये फैक्ट एग्जाम में पूछे गए, आप इनको नोट करिए, अच्छे से पढ़िए, तो और भी अच्छा लगता है ना। भारत में स्थित उल्कापिंड द्वारा निर्मित एकमात्र नदी कौन सी है, बताइए। माफी चाहता हूं दोस्तों, यह नदी नहीं होगा, झील होगा। माफी चाहता हूं दोस्तों, यह नदी नहीं होगा, झील होगा। यहाँ पर दोस्तों नदी नहीं होगा, झील है दोस्तों, यहाँ पर लिख लीजिए झील है। माफी चाहता हूँ, थोड़ा टाइपराइटर ने मिस्टेक कर दी है, कोई बात नहीं, हम इससे पढ़ लेंगे। भारत में स्थित उल्कापिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील कौन सी है? भीमताल झील, लोनार झील, वुलर झील या डल झील? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा, सभी वीर बताएंगे। भारत में स्थित उल्कापिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील गुरुजी एक ही है, लोनार झील। गुरुजी ये तो पता चल गया कि ये लोनार झील है, इसकी लोकेशन भी बता दो साथ में, तो मेरे वीरों ध्यान रखना, महाराष्ट्र में लोनार झील। लोनार झील महाराष्ट्र में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, चिल्का झील, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, चिल्का झील ओडिशा में भारत की सबसे खारे पानी की झील है दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये पूछ ले भारत में सबसे लवणता वाली झील कौन सी है, तो आपको टिक करना है राजस्थान में जो सांबर झील है वो भारत की लवणता वाली झील है दोस्तों। अगर विश्व की सबसे लवणता वाली झील पूछे तो आपको क्या टिक करना बताइए, तो तुर्की में है दोस्तों वो झील, वॉन झील दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। चलो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र किस झील के तट पर स्थित है, बताइएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 376। दिल्ली का प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण किसने, निम्न में से किसने करवाया, बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या पृथ्वीराज चौहान? मेरे सभी भाई बहन बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब, बताएंगे मेरे वीरों। आरपीएफ कांस्टेबल में ही क्वेश्चन पूछा गया है। दिल्ली का प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण
निम्न में से किसने करवाया? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों ध्यान रखना, बिल्कुल आप लोग यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी टिक करोगे दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के कुछ इंपॉर्टेंट अभियान है, उनको पढ़ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। साथियों आपको ये तो पता चल गया कि दिल्ली का जो प्रसिद्ध शहर है सीरी, इसका निर्माण किसने करा? अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन क्यों करवाया, तो उसका कारण मैं आपको बताता हूं। साथियों ध्यान रखना, जब भारत पर मंगोलों के आक्रमण होने वाले थे दोस्तों, मंगोलों के आक्रमण के बचाव के लिए, भारत पर मंगोलों के आक्रमण के बचाव के लिए दोस्तों अकबर ने सीरी का निर्माण किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण कराया था। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर ला रहा हूं। इबादत खाना कहां पर स्थित है? दोस्तों पर्यटन स्थल संबंधित क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। फिरोजाबाद, चूड़ियों का बाजार है ना, चूड़ियां यहीं पे ज्यादा देखने को मिलती हैं। दीन पना पुस्तकालय है दोस्तों, किसने बनवाया था दोस्तों? बताना आप लोग कमेंट करके। फतेहपुर सीकरी, करोल बाग। मेरे सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। इबादत खाना कहां पर स्थित है? इबादत खाना वहीं पर स्थित होगा जहां पर फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ है दोस्तों अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने इसका निर्माण करा, अकबर ने निर्माण करा, अकबर। और इसको एक बार राजधानी भी बनाई थी अकबर ने बनवाया, अकबर ने बनवाया। इसका निर्माण किसने करवाया मेरे वीरों? अकबर ने बनवाया, फतेहपुर सीकरी दोस्तों। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं। 378। मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे, निम्न में से भारत के किस राज्य की विधानसभा की सीटें सर्वाधिक है? साथ ही माफी चाहता हूं, यहाँ पे सीटें लिखो, यहाँ पे सीटें सबसे ज्यादा सीटें हैं दोस्तों, बताइए। सब इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है, आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर में यह क्वेश्चन पूछा गया, तो आप इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। सब इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है, ये सब इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या बिहार? देखिए दोस्तों, जब भी विधानसभा सीटों की बात करेंगे हम, तो सबसे ज्यादा आप ध्यान रखेंगे यूपी में दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। गुरुजी आपने ये तो बता दिया कि विधानसभा की सबसे ज्यादा सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में, लेकिन कितनी है ये नहीं बताया आपने। तो मेरे वीरों ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप बता देना कि गुरुजी ने बताया 403 है दोस्तों। कितनी है साथियों? 403 विधानसभा की सीटें हैं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें उसके बाद दोस्तों बिहार में, दोस्तों बिहार में कितनी है मेरे वीरों? 243 है दोस्तों, 243, 243 है दोस्तों बिहार में। अगर गुरुजी तमिलनाडु की बात करें तो कितनी है? तो 235। यहां पर भी आप ध्यान रखना 235, ठीक है 235। और मध्य प्रदेश की बात करें गुरुजी, मध्य प्रदेश में कितनी है? तो 230। अब आप खुद ही देख लो, इनमें से सबसे ज्यादा किस राज्य की सबसे ज्यादा सीटें हैं? तो बिल्कुल आपका जवाब आएगा उत्तर प्रदेश की, क्योंकि हमें पूछा निम्न में से, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। मेरे वीरों अगला क्वेश्चन आपकी मैं स्क्रीन पर लेके आया हूं, अंत तक बने रहना मेरे भाई बहनों, आपका पूरा अच्छा रिवीजन होगा दोस्तों। जो भी अभी तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस भी पैटर्न पर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं उन्हीं पैटर्न्स पर क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। बात करी जा रही गुरुजी डफ नृत्य। डफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? गुजरात, हरियाणा, बिहार या असम? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे कि डफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है। क्या होगा इसका सही जवाब? गुरुजी डफ नृत्य की बात करी जा रही तो हम हरियाणा टिक करेंगे। डफ नृत्य दोस्तों हरियाणा की है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है डफ नृत्य दोस्तों। फगुआ नृत्य भी दोस्तों यही का है, फगुआ, ठीक है, फगुआ हो गया। और भी देख लो दोस्तों, और कौन कौन से हो सकते हैं हरियाणा में दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। और बताइए दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे छवि नृत्य हो गया, छवि नृत्य, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, हरियाणा के कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन, विदेशी लोक नृत्य बिहार का है, ध्यान रखना। 380, निम्न में से डीएनए का कार्यात्मक भाग कौन सा दोस्तों? आरपीएफ कांस्टेबल में, लिख लो, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आरपीएफ कांस्टेबल में 2019 वाले पेपर में, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। आप पेपर, अगर विश्वास नहीं होता आप 2019 के पेपर देखिए, उनमें यह क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं। गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, जीन या एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूल? बताइए दोस्तों क्या होगा सही जवाब? निम्न में से डीएनए का
कार्यात्मक भाग कौन सा है? मेरे सभी भाई बहन बताएंगे तो बिल्कुल आप लोग जीन टिक करेंगे। गुरुजी जीन टिक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 381। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? भाई इसको तो मैं बिल्कुल बिना लिखे मानूंगा ही नहीं दोस्तों, इस क्वेश्चन को तो लिखना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। विटामिन से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा का सीधा रखा हुआ परोसा हुआ आएगा, आपको उठाकर खाना है और कुछ नहीं। थायमिन, राइबोफ्लेविन, बायोटिन या नियासिन? मेरे सभी भाई बहन बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हम इसका आंसर टिक कर लेते हैं फटाफट से। B7 का रासायनिक नाम पूछा है ना, तो आप लोग बायोटिन टिक करेंगे। किन किन स्टूडेंट ने सी ऑप्शन यानी कि बायोटिन टिक किया है? तो ध्यान रखना, थायमिन दोस्तों विटामिन B1 का केमिकल नेम है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1? देन यू विल से द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1 इज थायमिन। विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B1, ठीक है, ध्यान रखना है। राइबोफ्लेविन किसका दोस्तों? तो ध्यान रखना विटामिन B2, लिख लो विटामिन B2। विटामिन को हिंदी में भी विटामिन ही लिखते हैं दोस्तों, इसलिए मैंने इंग्लिश में ही लिख दिया, ठीक है। और नियासिन दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना विटामिन B3। देखो दोस्तों, मैंने आपको लगातार आपको 3 बता दिए, अगर आपको कोई भी पूछ ले तो आप फोड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। विटामिन B3, अगर विटामिन B1 का केमिकल नाम पूछ ले तो आपको करना है थायमिन। अगर विटामिन B2 का केमिकल नेम पूछ ले तो मेरे भाइयों आपको टिक करना है राइबोफ्लेविन। और अगर मेरे मित्रों अगर विटामिन B3 का पूछ ले तो आपको टिक करना है नियासिन। और विटामिन B7 का पूछ ले तो आपको टिक करना है बायोटिन। स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 382। हाल में ही निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया? मेरे वीरों बताइए, आयुष्मान खुराना को, अरविंद पनगड़िया जी को, जगदीप धनखड़ जी को, या इनमें से कोई नहीं? मेरे सभी वीर बताएंगे, हाल में ही निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया गया है? निर्वाचन आयोग की बात करें दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, इसका गठन कब होता? कोई मुझे बताएगा इसका गठन कब होता निर्वाचन आयोग का? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका गठन कब होता तो मैं आपको बता देता हूं, 26 नवंबर 1947 में। और इसकी स्थापना कब होती है? स्थापना मेरे वीरों लिख लो, इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 में। ये तो बात कर ली। ये संविधान के किस भाग में आता है मेरे वीरों? ये भी ध्यान रखना, ये संविधान के भाग 15 में आता है। संविधान के भाग 15 में आता है दोस्तों, संविधान के भाग 15 में आता है। साथ में ये भी लिख लो कि दोस्तों हमें ये तो इसके अनुच्छेद कहाँ से लगता है? 324 के तहत इसका गठन होता है। 324 से लेके 329 क तक इसके आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये निर्वाचन आयोग आपके स्क्रीन पर, और इसके दोस्तों जो यूथ आइकन नियुक्त किए गए उनका नाम है आयुष्मान खुराना। साथियों स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 383। हाल में ही लॉन्च की गई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? बताइए मेरे वीरों। विवेक अग्निहोत्री, राधिका अयंगर, सैम पित्रोदा और MM नरवड़े? बताइए दोस्तों। चलो एक पुस्तक का नाम बताता हूं, आप लोग बताइएगा। फायर ऑन दी गंगा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? कोई मुझे कमेंट करके बताएगा, फायर ऑन दी गंगा इस पुस्तक के लेखक कौन है? पहले हम इसका आंसर टिक कर लेते हैं दोस्तों, सैम पित्रोदा साहब। दोस्तों अभी जो पुस्तक हाल में ही लॉन्च की गई है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? सैम पित्रोदा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राधिका अयंगर है दोस्तों, फायर ऑफ दी गंगा, फायर ऑन दी गंगा, फायर। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे गुरुजी ने आधी हिंदी आधी इंग्लिश लिख दी, इसलिए पूरी हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है। फायर ऑन दी गंगा, ये इन्हीं की पुस्तक है, ठीक है दोस्तों। किनकी? राधिका अयंगर की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 384। पुरातात्विक स्थल सुरकोटडा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात या उत्तर प्रदेश? दोस्तों ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको हम फोड़ने में कतई देर नहीं करेंगे। गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों देख लेना, एग्जाम से पहले मैं आपकी इतनी अच्छे से तैयारी करके भेजूंगा ना कि आपके कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, फोड़ के आ जाओगे आप लोग। 385। चोराचारी कांड किस वर्ष में हुआ था? 1930 में, 1922 में, 1920 में या 1925 में? चलो अब मैं स्टार्टिंग से बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 को एक आंदोलन होता दोस्तों। कौन सा दोस्तों?
बताइए दोस्तों, किसी को पता है? सभी ने अवज्ञा आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बताइए दोस्तों कौन सा आंदोलन हुआ था? बताइए दोस्तों, ध्यान रखना, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग, असहयोग आंदोलन, ठीक है। इसमें क्या हुआ था दोस्तों? अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था, आंदोलन, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था दोस्तों, ठीक है। सभी ने हड़ताल कर दी थी दोस्तों। तो इस समय दोस्तों एक घटना होती है दोस्तों, ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है दोस्तों। 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को एक घटना होती है दोस्तों, 1922 में। उसका नाम है दोस्तों चोरी चारा कांड घटना। एग्जाम में बहुत पूछी जाती है दोस्तों। एनटीपीसी के 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, चोरी चारी कांड घटना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कलकत्ता अधिवेशन में इसका पहला प्रस्ताव पारित किया गया था। पत्थर से बनी नृत्य करते हुए पुरुष की नटराज मूर्ति किस स्थान पर पाई गई थी? एनटीपीसी 2021 में। मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा। साथियों मैं इनके बारे में आपको पढ़ा चुका हूं पहले से ही, एक बार और रिवीजन करा देता हूं। मोहनजोदड़ो बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों, 1922 में रखलदास बनर्जी ने इसकी खोज करी थी और सिंधु नदी के तट पर इसकी खोज करी थी और इसकी वर्तमान लोकेशन पाकिस्तान में। लोथल की बात करें दोस्तों, लोथल की दोस्तों आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये एक हड़प्पा का एक बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है और इसकी लोकेशन गुजरात में दोस्तों, भोगवा नदी पर इसकी ये स्थित है दोस्तों, ठीक है। हड़प्पा में आपको पढ़ा चुका हूं, 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी थी रावी नदी के तट पर, और रावी नदी रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम होता है दोस्तों, कुल्लू घाटी के पास, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। कालीबंगा में आपको पढ़ा चुका हूं दोस्तों, 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज करी थी दोस्तों, ठीक है। आपको एग्जाम में पूछा जाता है और गग्गा नदी के तट पर ये स्थित है दोस्तों। तो मैंने आपका वापस रिवीजन करा दिया है दोस्तों, अच्छे से दिमाग में बिठाकर रखना, मेरे हर एक पॉइंट को नोटिस किया करो दोस्तों, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूं दोस्तों, 387। कौन सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे? बताइए, मुल्ला दो प्याजा, टोडरमल, मानसिंह या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे मेरे वीरों, कौन सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे? और साथियों ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में। बताइए मेरे वीरों, तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब राजा टोडरमल दोस्तों, अकबर के नवरत्नों में से एक है राजा टोडरमल। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं दोस्तों, क्वेश्चन 388, बहुत ही इंपॉर्टेंट। महाबोधि मंदिर दोस्तों, महाबोधि मंदिर, अब महाबोधि नाम से ही पता चल गया होगा किसके बारे में बात करी जा रही है। भारत के किस राज्य में स्थित है? मेरे सभी भाई बहन बताएंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या उड़ीसा? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये बिहार में स्थित है दोस्तों। और ये मंदिर किसका दोस्तों? गौतम बुद्ध का दोस्तों। किसका मंदिर है मेरे मित्रों? गौतम बुद्ध का। लिख लो यहाँ पे। अब जो क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लिखूंगा ना मेरे वीरों, उनके जवाब आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं। मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, उनके जवाब जो क्वेश्चन मैं लिखूंगा आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे। आप सभी के लिए रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये सारी तैयारी मेरे मित्रों आपके लिए ही करी जा रही है। इससे मुझे पता चलता है मेरा कौन सा स्टूडेंट कितना एक्टिव है पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक चीजें मैं आपसे पूछ लेता हूँ, इनके जन्म के बारे में मुझे बताइए, इसका जन्म कहाँ और कब हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों इनकी माता का नाम बताइए, बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, इनको इग्नोर ना करें। इनका पुत्र का नाम भी बताइए, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। पिता का नाम बताइए इनके, ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये ना सोचे कि इतना इजी भी कोई पूछेगा क्या। जी हाँ दोस्तों, इनके पुत्र का नाम आपको एग्जाम में पूछा है दोस्तों, राहुल, ध्यान रखना, मैंने नहीं बता दिया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती दोस्तों, और इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, और इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, पहला उपदेश कहाँ दिया था, और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में ध्यान रखने हैं। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी आपको ये बताना है। किस वृक्ष के नीचे बैठकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये भी आपको बताना है। एक साथ में इतने क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्पेस कम बच रहा था, बाकी मैं आपको ये भी क्वेश्चन पूछता कि जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उनको दोस्तों बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है दोस्तों, ठीक है। और किस बौद्ध संगति के द्वारा बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया था दोस्तों, वो कौन सी बौद्ध संगति हुई थी जिसके बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था, और उनका जो जन्म हुआ था दोस्तों उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया। ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं दोस्तों,
ठीक है। तो मैं अभी शुक्र करो कि मैं आपको पूरा थ्योरी नहीं बढ़ा रहा हूँ, वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग टिक कर लेना। ये सारे ही क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देने हैं। मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, मेरे सभी वीरों से रिक्वेस्ट है, इन क्वेश्चंस के जवाब आप लोग सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में देना। ध्यान रखना, क्वेश्चन 388 के जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं आपको कमेंट बॉक्स में जवाब टिक करना है। तो बिहार इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन मेरे वीरों आपकी स्क्रीन पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने हैं? 50, 53, 55 या 60? मेरे सभी वीर बताएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने हैं? 50, 53, 55 या 60? तो ध्यान रखना मेरे वीरों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जाएगा दोस्तों। 53 हैं दोस्तों। कितने हैं? 53। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ये क्लास का मेरे वीरों अंतिम प्रश्न है, बताइएगा। आज मैं आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चन भी देना चाहूंगा दोस्तों। किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, क्ले मिट्टी, काली मिट्टी। दोस्तों हाँ, वो लाल मिट्टी या काली मिट्टी, बताइए। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है एनटीपीसी के, किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? बताइए दोस्तों, किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? बताइए। तो ध्यान रखना वो मिट्टी है दोस्तों क्ले मिट्टी। कौन सी मिट्टी है मेरे वीरों? क्ले मिट्टी का आकार सबसे, क्ले मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है। काली मिट्टी दोस्तों इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, कपासी मिट्टी, इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए हेल्पफुल मिट्टी है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अब कुछ मैं क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे देता हूँ दोस्तों, लिख लीजिए होमवर्क। कल आप लोगों को ये होमवर्क कंप्लीट करना है दोस्तों। चलो दोस्तों, आज होमवर्क में कुछ आर्टिकल्स ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। आज होमवर्क का टॉपिक है आर्टिकल्स, इंपोर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है। आज का होमवर्क का टॉपिक इंपोर्टेंट आर्टिकल्स है। मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से, आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि 280 का आर्टिकल 280 का संबंध किससे है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, ठीक है। आर्टिकल 356 का संबंध किससे है? तीसरा क्वेश्चन लिखिए, 352 आर्टिकल का संबंध किससे है दोस्तों? चौथा क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, 324 आर्टिकल का संबंध किससे है? पांचवा क्वेश्चन लिखिए मेरे वीरों, पांचवा लिखिए दोस्तों, 168 का संबंध किस आर्टिकल से है? छठा क्वेश्चन लिखिए, 72 आर्टिकल का संबंध किस खेल से है, मतलब किस आर्टिकल से दोस्तों, ठीक है। तो मैंने आपके स्क्रीन पर साथियों 6 आर्टिकल्स लिखे हैं मेरे वीरों। कितने? 6 आर्टिकल्स लिखे हैं दोस्तों। तो आपको इनके जवाब मेरे भाई बहनों कमेंट बॉक्स में देना है कि 200 आर्टिकल 80 क्या कहता है हमें, 356 आर्टिकल क्या करता है, 252 आर्टिकल्स 352 आर्टिकल्स में क्या है, 324 आर्टिकल में क्या है, 168 आर्टिकल में क्या है और 72 आर्टिकल्स में क्या है। ये मेरी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, मस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम में, ठीक है। तो ये होमवर्क आप सभी को कंप्लीट करना है। मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है जो भी होमवर्क दिया करें। और ध्यान रखना दोस्तों, मैंने आपको 388 क्वेश्चन नंबर में कुछ पूछा है दोस्तों, उसका जवाब आप लोगों को कमेंट करना है। 6-7 क्वेश्चन बने दोस्तों गौतम बुद्ध से संबंधित, ठीक है साथियों। मित्रों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी आप लोगों को, ये कमेंट बॉक्स आप लोगों का था दोस्तों, कमेंट करें, ठीक है। आज हमने, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस किए, कितने नंबर दिए जाएं आपको, क्या रिवीजन रहा आज का आपका, ये सारा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। अगर मित्रों ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीरों एक बार इस क्लास को लाइक करेंगे सभी मित्र, और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर करेंगे। क्लास को लाइक करें और मेरे सभी भाई बहन इस क्लास को अपने उन मित्रों तक तो जरूर पहुंचाएं जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी नहीं करी है और वो चाहते कम समय में अच्छा कुछ रिवीजन हो जाए उनका जीके जीएस से रिलेटेड। तो ये मेरी क्लासेस बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली हैं आप लोगों के लिए, ठीक है साथियों। अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो या मेरी क्लास को पहली बार वॉच कर रहे हो तो मेरे वीरों एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही प्रीफेयर करेगा दोस्तों, ठीक है। फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इस क्लास की फ्री पीडीएफ मिलेगी, कोई चार्ज मैं आपसे नहीं लूंगा दोस्तों, आपको सिर्फ पढ़ना है। मेरा बस एक ही मकसद है, आपको अच्छा पढ़ना और अच्छे से पढ़ के सिलेक्शन लेना है, बस मेरा इससे बड़ा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम चैनल जाके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं गुरुजी टेलीग्राम ग्रुप कहाँ है पीडीएफ के लिए, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
कल हम साथियों इसी टाइम पर एक और नए, देखो टाइम मेरा 8 PM ही रहता है, डेली 8 PM पर मैं क्लास लेके आता हूँ आपके रिवीजन के लिए। इसी टाइम पर हम कल एक और नए संभावित पेपर 18 के साथ मिलेंगे। आज तो 17वां कंप्लीट कर लिया। तब तक के लिए मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।